Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapon Group of School. Today we are going to our new topic in this chapter. First of all, our chapter number 10, India and Agriculture. Part 7 के बारे में कुछ समझेंगे. Let's get started. Which learning objectives are here? In this chapter, we are understanding the learning objective. Which one is that? The technology and institutional reforms. So continue. Technology and institutional reforms. Agriculture has been practiced in India for thousands of years. अगर हमारे एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे जो इंडिया है इसके अंदर बहुत पुरानों से, दैट मीन्स बहुत सालों से ये जो एग्रीकल्चर है, दैट मीन्स ये जो कृषि का जो चलन है वो चल रहा है. एंड सस्टेन यूज ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पिटेबल टेक्नो एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पीस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. और आपको ये बता दूं कि हम अपने जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज होती है, सस्टेन यूज, दैट मीन जो संगत तकनीकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनकी यूज़ किए बिना, दैट मीन्स हम कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए बिना हम अपने एग्रीकल्चर को क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स आगे बढ़ा रहे हैं विदाउट एनी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. अब जिसके कारण क्या हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हमारे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए. अब अगर आप कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करोगे और सिर्फ खेती करोगे तो हमारी जो खेती होगी वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कैसी होगी, दैट मीन्स मतलब कि उनके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा. हम पुराने टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का अगर यूज़ करेंगे तो हमारी खेती भी क्या होगी, कम होगी. और साथ साथ में अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी कैसा होगा, कम होगा. तो इन दिस पैराग्राफ हम ये समझ रहे हैं कि हमने न्यू इक्विपमेंट्स, दैट मीन जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है, उसको हमने अपने एग्रीकल्चर में एडॉप्ट ही नहीं किया, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं. Why has India not improved in technical and institutional reform in agriculture? अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे इंडिया के अंदर हमारे जो टेक्निकल एंड जो तकनीकी एंड इंस्टीट्यूशनल, दैट मीन्स संस्थागत जैसे रिफॉर्म्स जो होते हैं एग्रीकल्चर में, हमने ऐसे क्यों नहीं अडॉप्ट किया है, इसका रीज़न क्या है. तो दे हैव 3 रीजन्स बिहाइंड ऑफ दिस पॉइंट्स. देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन स्प्रिट टू डेवलपमेंट ऑफ सोर्स of irrigation, most of the farmers in large part of country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं उसमें से 80% जितने फार्मर्स हैं वो स्मॉल स्केल इन, दैट मीन्स स्मॉल फार्मर्स हैं. और ये स्मॉल फार्मर्स के पास इतने अमाउंट्स नहीं होती कि वो लेटेस्ट, दैट मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शंस हैं उनको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके. वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फूड, दैट मीन्स थोड़ा बहुत जो अपने लिए ग्रो करते हैं वो, और थोड़ा बहुत जो बचता होगा उसको वो सेल करते हैं मार्केट के अंदर. उनके पास उससे ज़्यादा कुछ नहीं बचता. अब ऐसे फार्मर्स जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास लार्ज अमाउंट के अंदर पैसे नहीं होते, तो वो किस पे डिपेंड होता है. सबसे बड़ी बात तो जो इरिगेशन की फैसिलिटी होती है कि जिसके अंदर हमारे आज भी ऐसे फार्मर्स हैं कि जो मॉनसून के ऊपर, दैट मीन्स बारिश के ऊपर डिपेंडेड होते हैं. अब ऐसे फार्मर्स की अगर बात करें तो वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट फार्मर होने की वजह से नेचुरल जो फर्टिलिटी होती है हमारे जो लैंड की है, फिर वो कैसी हो जाएगी, आप समझ रहे हो, दिन पे दिन कम हो जाएगी. क्योंकि हम इरिगेशन की जो फैसिलिटी होती है वो किस के थ्रू होती है, बाय यूजिंग अ वेल होता है, कैनल होता है, फिर पंप होता है. इनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, इरिगेशन की अच्छी से अच्छी फैसिलिटी का यूज़ करके आप इरिगेशन से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो. बट स्मॉल फार्मर के पास इरिगेशन की फैसिलिटी ही नहीं होती. वो सिर्फ और सिर्फ
मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस वजह से उनका क्या होता है, प्रोडक्शन भी कैसा होता है, कम होता है। और इसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है, डे बाय डे हमारा डिक्लाइन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट इज दैट द एग्रीकल्चर नीड सीरियसली टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अगर हमारी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया के अंदर नाउ करंटली बहुत ही सीरियस केस है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए हमें हमारे टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल जो टूल्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स होते हैं या तो इंस्टीट्यूशनल जो संस्थागत जो भी भूमिकाएं होती हैं उनको अहम दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट देना कंपलसरी ही होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो कैसा हो जाएगा, दिन पे दिन कम होता जाएगा, और जिसकी इफ़ेक्ट बाकी के हमारे जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर दिखेगी और साथ साथ में सोसाइटी पर भी दिखेगा। थर्ड पॉइंट है कलेक्टिवेशंस एंड concentrations of holdings, corporations and habitations and zamindari etc. were given priority to bring reform in country after independence। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो जो सामूहिकता होता है या तो ज़मींदारी की बात हो रही है, ज़मींदारों को पकड़ना है, या फिर सहयोग दैट मीन्स कोऑपरेशन है, उनके जो इनकी वजह से जो स्वतंत्रता के बाद भी दैट मीन्स इंडिपेंडेंट के बाद भी जो सुधारा होनी चाहिए, जो कुछ चेंजेस होनी चाहिए, वो क्या हो गई है, प्रधान दैट मीन्स वो कम हो चुकी है। और आप देख सकते हो कोऑपरेशन दैट मीन्स जो लोग सहयोग से दैट मीन्स फैमिली की 4-5 जो फैमिली होगी वो मिल के जो खेती करती है वो सहयोग से, फिर हुआ ज़मींदारी होती है, इनकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो चुका है, कम। और इनको कम एग्रीकल्चर का डिपेंड हुआ है। इसका रीज़न है प्राथमिकता हमने किसको दी है, दैट मीन्स प्रायोरिटी किसको दी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया है दैट मीन्स जो हमारे ज़मींदारी है, जो फिर एबुडेशंस दैट मीन्स हमारा जो उन्मूलन है, फिर उसके बाद जो ये है कॉपरेशन दैट मीन्स सहयोग हुआ, फिर हमारे जो ये है कॉन्सल्टेशंस ऑफ होल्डिंग दैट मीन्स जो ज़मींदारी की पकड़ना है, ये सारे लोगों को हमने सबसे ज़्यादा क्या दिया, प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है, और जिसकी वजह से इसकी इफ़ेक्ट डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर हुई है। और इसके रीज़न से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलपमेंट में कम साबित हुआ है। अब बात करते हैं हमारे न्यू स्लाइड के अंदर। अब आप यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे जो 2 पिक्चर्स देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैसे लेटेस्ट टेक्निकल्स एंड जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके एग्रीकल्चर को कितने अच्छे से डेवलप्ड किया है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आप सोच सकते हो कि हमारे यहाँ के जो स्मॉल फार्मर्स हो गए वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, उनके पास उतने पैसे नहीं होते, और सबसे बड़ी बात उनके पास ऐसी जानकारी ही नहीं होती, इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ऐसे भी कोई टूल्स या इक्विपमेंट्स हैं मार्केट में। तो वो किस तरह से अपने एग्रीकल्चर को दैट मीन्स अपने एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि हमारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड कौन से न्यू टॉपिक्स आपको इसमें दिखाए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की अब बात करते हैं कि जहाँ पे लैंड फोकस वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब पहले के 5 साल के जो प्लान होते हैं हमारे गवर्नमेंट के अंदर, उस गवर्नमेंट के प्लान के अंदर सबसे बड़ा जो फोकस है वो लैंड के ऊपर किया गया। सबसे मेन फोकस लैंड के ऊपर किया गया कि आखिर ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है और फार्मर्स इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, कहाँ पे कितना लैंड है, किस तरह से कितना % एग्रीकल्चर में डिस्ट्रीब्यूट है, कितना इंडस्ट्री में है, कितना सर्विस सेक्टर में है एक्सेट्रा। ये जो लैंड का फोकसिंग है वो सबसे मेन फोकसिंग हमारे फर्स्ट 5 ईयर के प्लान में गिना गया। नेक्स्ट है राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब हमारे लैंड की अगर बात करें तो उत्तराधिकार जो होता है उनके अधिकारों में जो भूमि जो हमारा लैंड है उनके जो विखंडन दैट मीन्स उसका क्या कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं।
अब ये कारण बना। अब जैसे कि अगर एक घर के अंदर 5 भाई है, अगर वो 5 भाई अगर अलग हो रहे हैं तो लैंड का क्या करेंगे, लैंड को भी अलग अलग करेंगे। तो डिवाइडेशंस जो होता है वो डिवाइडेशंस को क्या करते हैं, हम विखंडन करते हैं। अब इस विखंडन से क्या होता है कि जो हमारा जो बड़ा सा जो लैंड था, जो भूमि थी जिसका एग्रीकल्चर में यूज होता था, वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा क्या हो जाएगा, अनयूजेबल हो जाएगा। और इसकी वजह से भी हमारे जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। Third point, laws of land reform were enhanced, but law of implementations were lacking. Lacking that means कमी की बात हो रही है। किस चीज़ की कमी, कि भाई जो लैंड है उसके that means भूमि के सुधारा की जो कानून लागू किए गए थे, बट उसके अंदर क्या हुआ कि हमारे जो लैंड है उसके अंदर जो जितने कानून बने उसके अंदर जो कार्यवाही होती है उसके अंदर क्या हो, लैक ऑफ, दैट मीन्स डिले होना, या तो कम ध्यान देने की वजह से। कानून तो बन गए बट उसके अंदर जो प्रोग्राम्स, दैट मीन्स उसके जो मेंटेनेंस करते हैं, उसके बाद की जो कार्यवाही होती है कानूनी, उसमें कमी आने लगी। हमने लैंड्स के रिलेटेड लॉ रेडी कर दिए, पर उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, कार्यवाही होती है, उसमें क्या हुआ, डिले होने लगा। अब इससे भी क्या हुआ, हमारे लैंड के दैट मीन्स एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट होने लगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट अब देख रहे हैं कि व्हाट वेर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। अब एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन से स्टेप्स ले रही है या तो उठा रही है, यहाँ पे दिए हैं। हमने कुछ 4 पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reform to improve Indian agriculture in the 1916th century and 1917th century। अगर गवर्नमेंट की बात करें, हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्टिंग में जो इम्प्रूवमेंट्स की बात की कि हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर था आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करें तो उस टाइम पे इन एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट हो और इनका रिफॉर्म्स हो, कि फिर से ये अपने ऊपर आत्मनिर्भरता से अच्छे से हमारे इकोनॉमी को बैलेंस करे। वैसे स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अंडरटेकन, दैट मीन्स उनको रिफॉर्म्स किया। कौन से साल की बात हो रही है, तो 1960 टू 1917 के प्लान के अंदर, क्योंकि 10 साल का एक प्लान होता है। इन 10 साल के प्लान के अंदर हमारी इंडिया ने जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए न्यू न्यू जो टेक्निक्स हैं उनको स्टार्ट किया। सेकेंड है ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात है ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, कि जहाँ पे इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, पैकेज टेक्नोलॉजी। और वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब है वेर सम ऑफ द स्टोरेज स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी से फार्मर्स को अवेयर कराना है, उनकी जानकारी देनी है। और जो वाइट रिवॉल्यूशन है उसका मेन मोटिव ये है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर है इंडिया की, इसको इम्प्रूव करने की स्ट्रेटजीज दैट मीन्स जो टेक्निक्स होती हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंटेशंस ला सकते हैं, वैसे बेहतरीन जैसे जो पहल होती है वो हमने शुरू की। थर्ड पॉइंट है देयरफॉर इन द 1990 सेंचुरी एंड 99 सेंचुरी, दैट मीन्स 10 साल का ड्यूरेशन है 1980 टू 1990, द कॉम्प्रिहेंसिव एंड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड विच included both institutional and technical reforms। अब 1980 एंड 1990 की बात हो रही है कि इस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर कौन सी दो बातों का ध्यान रखा गया, या तो कौन सी दो बातों को इंक्लूड किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंस्टीट्यूशनल, दैट मीन्स संस्थागत जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, तकनीकी जो संस्थाओं के बारे में बताया गया। और टेक्नोलॉजी दैट मीन्स टेक्निक्स होती हैं जो
टेक्नोलॉजी दैट मीन्स तकनीकियाँ यूज़ की जाती है जिसकी वजह से आप एग्रीकल्चर के अंदर अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सको। ये दो बातों का खास ध्यान रखा गया। लास्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेन द क्लेमेट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ Grameen banks, cooperative societies and bank for providing loan facility to the farmer at low rate of interest were some step taken। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मर्स को खेती के लिए कुछ अमाउंट्स चाहिए होती है और ये अमाउंट्स ना मिलने की वजह से फार्मर क्या करता है, जितना उसके पास होता है उतने ही अमाउंट के अंदर वो खेती करता है। अगर फार्मर को बड़े मतलब बड़े स्केल के अंदर बड़े क्वांटिटी के अंदर अगर खेती करना है तो उसको क्या करना होगा, उसको पैसे चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स को समझते गवर्नमेंट ने कुछ क्या किया, स्कीम्स निकाली जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर क्रॉप्स अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ग्रो कर रहा है तो उनको नुकसान ना हो, तो उसके लिए वो क्रॉप इंश्योरेंस दे रहा है। फिर सेकंड बात है कि अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो तो उनको ग्रामीण बैंक क्या हो रहा है, उनको ओपन करके दे रहा है। अगर ग्रामीण बैंक के अंदर वो पैसे निकलवा रहा है या फिर पैसे ले रहा है, अगर उससे भी उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे बड़ी बात कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो सहकारी मंडली होती है कि जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके दैट मीन्स कुछ लोगों को मेंबर बनाकर उसमें से भी आप अपने जितना अमाउंट आपको चाहिए वो आपको इनके थ्रू मिल सकता है। और साथ ही साथ ये बैंक आपको ऐसे भी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और आप अच्छे से अपने जो एग्रीकल्चर के अंदर अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए अमाउंट ले सकते हो। ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रूवल किया। इन 1980 टू 1990 की बात हो रही है। यहाँ पे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक लोगो देख सकते हो जिसके अंदर एक मुट्ठी दी है हाथ की, और वाइट रिवॉल्यूशन का आप देख सकते हो एक टारगेट पॉइंट जैसा दिया है जिसके अंदर वाइट रिवॉल्यूशन लिखा है और वाइट एंड रेड का सिंबल कलर का मैचिंग दिया है। यहाँ पे ये दो ऐसे लोगो आपको दिखाए जा रहे हैं और ये दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिसका डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि जहाँ पे अदर स्टेप्स कौन से लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू कि जिसकी वजह से फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो। फॉर एग्जांपल दे हैव 3 कंटेंट्स इन दिस स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड के जिसके थ्रू वो कोई भी छोटी मोटी लोन ले सकता हो, अगर वो बैंक को दिखाता है तो ये सुविधा सबसे अच्छी होती है किसान के लिए। और ये वन काइंड ऑफ द आइडेंटिफिकेशंस भी होती है कि आप किसान हो, आपको अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती हो तो आपको ये इजीली ये किसान क्रेडिट कार्ड से आपको क्या हो सकता है, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड है पर्सनल एसेंशियल इंश्योरेंस स्कीम। अब ये फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फार्मर के अपनी इंश्योरेंस के लिए ये अच्छी सी स्कीम दी जाती है जिसका शॉर्ट नेम है PAIS। as some other scheme seems introduced by the government of India for the benefit of the farmers। ये सबसे बड़ी बात ये इंश्योरेंस की है, ये स्कीम्स की है, ये किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, ये सभी चीज़ का बेनिफिट सबसे ज़्यादा फार्मर्स को होता है। तो हम जो भी अभी समझ रहे हैं वो फार्मर्स के बेनिफिट की बात समझ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम for farmers were introduced on the radio and television। अब कई ऐसे फार्मर्स होते हैं जो इललिटरेट होते हैं। इललिटरेट दैट मीन्स पढ़े लिखे नहीं होते। अब ऐसे फार्मर्स को अगर अवेयर कराना होता है कि कौन से मौसम में कौन से क्रॉप्स को अगर आप ग्रो करोगे तो कितना बेनिफिट होगा, या तो अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, या तो वेदर के हिसाब से कौन से क्रॉप्स को करना अच्छा होगा। ऐसे कई ऐसे जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू फार्मर्स को समझाई जाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, किस तरह से आप कौन से वेदर में कौन सा क्रॉप अगर ग्रो करोगे तो कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। ये सारी जो जानकारियाँ होती हैं वो आपको जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू गवर्नमेंट उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस remunerative and procurement price for important crop to check the exploitations of farmer by speculators and middlemen. अब गवर्नमेंट एक स्कीम्स रखती है कि जिसके स्कीम्स के हिसाब से जो लोग होते हैं कि गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि इतने इतना मिनिमम प्राइस होना ही चाहिए। अगर आप एग्जांपल ले कि टमाटर की, तो टमाटर की मिनिमम प्राइस मान लीजिए कि 2 रुपये ही होनी चाहिए। 2 रुपये की, अगर 2 रुपये से वो नीचे नहीं जाएगा। अगर 2 रुपये के नीचे अगर जाता है तो बाकी का 2 रुपये जितना अमाउंट वो फार्मर को मिलेगा, जो नुकसान हो रहा है वो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, बैर करेगी। मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये जो मिनिमम मैक्सिमम तो डिमांड पे होता है, मिनिमम जितनी जो आपका जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मिनिमम रेट गवर्नमेंट डिसाइड करके रखती है। और साथ ही साथ जो रेम्यूनरेटिव्स दैट में जो लाभकारी जो चीज़ें होती हैं, जो बेनिफिट्स की जो चीज़ें होती है उनकी जानकारी जो होती है वो जो फार्मर्स को दी जाती है। और प्रोक्यूमेंटेड्स दैट मीन्स जो खरीदी होती है, प्रोक्यूमेंट्स दैट मीन्स जो खरीद पावर होता है, दैट मीन्स परचेसिंग पावर होता है, उसकी बात हो रही है। परचेसिंग प्राइस की बात हो रही है कि जिसके इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की सीजन वाइज अगर चले तो नाउ करेंटली गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के टाइम पे जो कॉटन है, फिर जो शुगर कैन है, इनकी कैसी प्राइस होती है, हाई लेवल की होती है। अब ऐसे जो क्रॉप्स है अगर उनका एक्सप्लोटेशन दैट मीन्स क्या किया जाए, एक्सप्लोटेशन दैट मीन्स आप फ़ायदा उठाओगे। अगर आप फार्मर्स के क्रॉप्स का जो स्पेशल क्रॉप्स इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होता है, अगर फार्मर के इन क्रॉप का एक्सप्लोटेशन दैट मीन्स अगर आप फ़ायदा उठाओगे, कौन फ़ायदा उठाता है, दैट मीन्स स्पेक्यूलेटर, दैट मीन्स जो लोग सट्टाबाज होते हैं या तो मिडल मैन होते हैं, जो फार्मर्स का क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं कि जो स्पेशल क्रॉप्स होते हैं कि जिसको बोलते हैं कि ये मार्केट में 2 रुपये का है बट एक्चुअली अमाउंट उसकी 6 रुपये की होती है, तो जो बेनिफिट होता है वो मिडल मैन लेना चाहता है। तो ऐसे मिडल मैन एंड जो स्पेकुलेटर होते हैं, इनसे ये जो गवर्नमेंट होती है इनको क्या करती है, बचाती है, प्रोटेक्शन देती है। और जो परचेसिंग होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ हो, और जो लाभ हो, जो बेनिफिट हो, वो सीधा सीधा फार्मर को मिले। वैसे भी क्या करती है, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फार्मर्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के जो जीडीपी की। अब आखिर जीडीपी क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जीडीपी दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी को जो बैलेंस करने का काम है वो जीडीपी करता है। अब जीडीपी रेट बताता है कि कौन से सेक्टर के अंदर कितना आपको परसेंटेज के हिसाब से एम्प्लॉयज़ हैं, या तो कितना हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में उसका कितना योगदान है, कौन से सेक्टर का कितना इम्पोर्टेंट है, वो दैट मीन्स वो क्या बताता है, आइडेंटिफिकेशन देता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स कितना योगदान देता है एग्रीकल्चर हमारे जो नेशनल इकोनॉमी है उसके अंदर, और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट कितना देता है और आउटपुट कितना होता है, इनपुट एंड आउटपुट, आई होप यू नो वेरी वेल। और हमारे इकोनॉमी दैट मीन्स अर्थव्यवस्था को किस तरह से डेवलप करता है या तो मेंटेन करता है हमारा एग्रीकल्चर। They have 3 points in this slide. First of all, agriculture has been the backbone of Indian economy. Through its share in the gross domestic product, has registered a decline trend for 1951 onward. In 2010 to 2011, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन गिना जाता है। अब बैकबोन गिना जाता है तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, तो आपको मैं बता दूं 1951 से ही हमारे जो
हमारे जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है वो एग्रीकल्चर 1951 के अंदर से ही हमारा जीडीपी का जो शेयरिंग है वो उसने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, मतलब कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब ये है कि 1951 से हमारा एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका था। और उस टाइम से ही जो अपना जितना कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में वो क्या कर दे रहा था, कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे रहा था। इन 2010-2011 की अगर बात करें, 2010 से 2011 की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तकरीबन दैट मीन्स नियर बाई 52% ऑफ टोटल वर्कफोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। और 52% जितने लोग हैं या तो 52% जितना जो टोटल वर्क फोर्स है, जितने काम का जो फोर्स है उसमें 52% जितना फार्म सेक्टर, दैट मीन्स जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो सेक्टर्स है फार्म है उसके ऊपर 52% डिपेंडेड है। दैट मीन्स 100 में से 52% जितने लोग का जो मेहनत, दैट मीन्स जो फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। तो आप मान सकते हो कि हम अपने एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है, क्योंकि आज हम जो खा पी रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही मिला हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर अगर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो है एग्रीकल्चर। Second point is that the decline the share of agriculture in GDP is the matter of serious concern, because any decline and the stagnation in agriculture will lead to a decline in other shapes of economy having wider implications for society. अगर एक कृषि की बात करें, दैट मीन्स ये एग्रीकल्चर की बात करें, तो आज की टाइम पे जो जीडीपी का जो रेट है वो दिन प्रतिदिन क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। अब इसके इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ जो कृषि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी वजह से इनकी जो डिक्लाइन, दैट मीन्स कई तरह की गिरावट, दैट मीन्स जो डिक्लाइन हो रहा है या तो जो स्टेबल हो जा रहा है, और उसकी इफेक्ट क्या हो जा रही है, इकोनॉमी पे आ रही है। अब अगर डिक्लाइन होगा तो कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अब कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उसकी इफेक्ट डायरेक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगी, या तो ज़्यादा नहीं कम नहीं स्टेबल, दैट मीन्स जितना है उतना ही अगर रह रहा है तो उसकी भी इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगी। अब इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगी तो जो अदर सेक्टर्स हैं जैसे कि इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर भी क्या करेगा, इफेक्ट होगा। अगर एग्रीकल्चर पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो अदर सेक्टर पे भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। दैट मीन्स ये दोनों का कैसा पॉजिटिव कनेक्शन है। अगर एग्रीकल्चर पे डिक्लाइन होगा तो अदर सेक्टर पे भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। अगर एग्रीकल्चर पे इंक्रीमेंट होगी तो अदर सेक्टर पे भी क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। ये सीधा सीधा रिलेशन है हमारे जो एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्री है, जो सर्विस सेक्टर है, उनके बीच में। तो यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर पे इफ़ेक्ट होगी उसका सीधा इफ़ेक्ट अदर सेक्टर पे भी होगा, और जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी को भी ये नुकसान जो होगा वो सहन करना पड़ेगा और इसको बेयर करना पड़ेगा, और हमारी सोसाइटी को भी इसकी क्या हो सकती है, इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर एग्रीकल्चर को अगर नुकसान होगा तो अदर सेक्टर को भी नुकसान होगा, और जिसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर भी पड़ेगी। अब लास्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट, दैट मीन्स कुछ एस्टेब्लिश किया है, स्थापना की है, किसकी स्थापना की, दैट मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की क्या की गई है, एज स्थापना की गई है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी क्या लॉन्च किया है, इसको स्टार्टअप किया है। और the veterinary service and the animal breeding center and horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecasting etc. were given priority for the improving Indian agriculture. हमारे देश के एग्रीकल्चर दैट में जो कृषि है उसके विकास के लिए कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं,
और साथ साथ में फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो वैसे स्कीम्स भी दी जाती है। अब उसको पैसों की प्रॉब्लम होती है तो लोन की फैसिलिटी दी जाती है, क्रॉप्स को कोई नुकसान ना हो तो क्रॉप्स का इंश्योरेंस किया जाता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम्स हो रही तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का भी इंश्योरेंस किया जाता है। ऐसे कई ऐसे स्कीम्स, इंश्योरेंस एंड फैसिलिटी है कि जो किसानों के लिए अवेलेबल कराए गए हैं। और ऐसे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की अवेयरनेस फार्मर्स तक पहुंचे, इस वजह से टीवी एंड रेडियो पे अलग अलग चैनल्स के थ्रू फार्मर्स को बताया भी जाता है। अब ऐसे जो स्कीम्स है और साथ साथ में कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है, फिर सर्विस सेंटर्स हैं। अब ऐसे जो फोरकास्टिंग जो वेदर्स की हैं इन लोगों को इम्प्लीमेंट किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया है कि जिस वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप्ड हो सके। अब यहाँ पे जो हमारा ये, आप यहाँ पे कुछ मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ कि हमारी इंडिया के अंदर जो सेक्टर्स हैं, ये जो 3 सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, इन सेक्टर की जो कितने कितने परसेंटेज जितना हमारा जीडीपी जो इन्होंने दिया है हमारी इंडिया को, इनको कितना कितना पॉइंट दिया है, यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट्स के राउंड फिगर्स आपको दिखाए गए हैं। तो हम बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान की बात करें 2002 टू 2007 की। 2002 टू 2007 जो 10th नंबर का 10th 5 ईयर प्लान है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर 1.7 था, इंडस्ट्री 8.3 था एंड सर्विस सेक्टर 9.0 था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट अच्छा सा है, को जीडीपी में सबसे अच्छा योगदान जो दे रहा है, कंट्रीब्यूट जो कर रहा है, वो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर का 9.0, दैट मीन्स हमारी इंडिया में 2002-2007 के अंदर सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो सेक्टर था वो कौन सा था? सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, वो सर्विस सेक्टर था। एंड उस टाइम पे जो जीडीपी का जो रेट था वो 7.2 था। अब 11th 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं कि 2007 टू 2012 में था, कि जिसके अंदर एग्रीकल्चर 3.2 था एंड इंडस्ट्री 7.4 था एंड सर्विस सेक्टर 10.0। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2007 टू 2012 के अंदर सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर था, कि जिसके अंदर सबसे जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क करते थे। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। उस टाइम पे जो जीडीपी का ग्रोथ था वो 8.2 था। एंड 2012 टू 2017 की अगर बात करें, जो टारगेट 1 एंड टारगेट 2 की बात करें, ये टारगेट जो डिसाइड किए गए थे जिसके अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर 4.0 था, कि जो टारगेट 2 के अंदर 4.2 दिखाया है। एंड जो इंडस्ट्री है कि जिसके बारे में सोचा था 9.6 जो डिसाइड किया था वो बढ़कर 10.9 हो चुका है। एंड जो सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, सर्विस सेक्टर के लिए जो 10.0 जो राउंड फिगर टारगेट किया था वो 10.0 ही रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस जो सेक्टर है उसका जो डिसाइडिंग जो किया गया था 10 जीडीपी का ग्रोथ रेट, वो 10 का 10 ही है। बट इंडस्ट्री सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, 4 के जगह पे 4.2 एंड इंडस्ट्री की बात करें तो 9.6 की जगह पे 10.9। दैट मीन्स ऑल अराउंड टारगेट 1 का जो जीडीपी का ग्रोथ था वो 9 जो डिसाइड किया था वो टारगेट 2 के अंदर 9.5 हमने क्या किया था, अचीव किया था। तो ये सबसे गुड एंड अचीवमेंट बहुत ही अच्छी मिली थी हमको। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर का इंक्रीमेंट है वो बहुत ही कम हो रहा है। अब इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि आखिर क्या है। थ्रो द जीडीपी रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, it is not a generating sufficient employment opportunity in the country। इंक्रीमेंट हो रहा है बट उस इंक्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, अनसफिशियंट है। सफिशियंट दैट मीन्स ये हमारे लिए सफिशियंट की बात ही नहीं है कि हाँ भाई चलो बहुत महत्तम, दैट मीन्स मैक्सिमम जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिले, नहीं।
जो एग्रीकल्चर से जो सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। दैट मीन्स ग्रोथ हुआ पर उतना नहीं कि जितना होना चाहिए था। ग्रोथ इज एग्रीकल्चर आईडी डिक्लेरेटिंग। अब हम बता दें कि हमारे जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ की बात हो रही है वो कैसी है, डिक्लाइन हो रही है। दैट मीन्स डे बाय डे डिक्लेरिटी हो रही है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट द इंडियन फार्मर आर फेसिंग अ बिग चैलेंज from international competitions, and our government is going ahead with reduction in the public investment in agriculture sector. अब इंडियन फार्मर्स क्या फेस कर रहा है, बहुत ही बड़े चैलेंज को फेस कर रहा है क्योंकि वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के साथ जुड़ चुका है। हमारे कंट्री के अंदर अब जो भी एग्रीकल्चर की बात हो रही तो एग्रीकल्चर अब सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका है। अब इंटरनेशनल लेवल पे आया है तो इंटरनेशनल पे अब लोग भी कैसे होंगे, इंटरनेशनल होगा दैट मीन्स वो कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, बहुत ही बिग चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा कि जहाँ पे हमारे जो फार्मर्स है वो क्या हो जा रहे, पीछे हो जा रहे हैं। रीजन बिहाइंड ऑफ दैट कि गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड विद रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। अब जिसकी इफेक्ट क्या हो रही है कि कम प्रोडक्शन हो रहा है और वो एज अ वर्ल्ड के चैलेंज के सामने, जो पूरे देश के अंदर इंटरनेशनल चैलेंज के सामने वो कैसा हो जा रहा है, पीछे हो जा रहा है। फोर्थ point is that the subsidizing on the fertilizer in declared the leading in the increase in the cost of production. Subsidizing on the fertilizer, अब फर्टिलाइजर्स जो होती हैं उनकी क्या हो रही है, डिक्रीज द लीडिंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फर्टिलाइजर्स जो महंगे महंगे होते हैं अगर उनका यूज करके फार्मर क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पर इफेक्ट हो जा रही है। अब जो चीज़ की जो कॉस्ट होती है उसकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 10 रुपए की चीज़ थी, अब उसके अंदर अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, महंगे फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, अगर जितना आपने कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ होगी फार्मर की, क्रॉप्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली उसकी भी प्राइस कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अगर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसके सामने जो हमारे जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी कैसी होगी, कम होगी। फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव प्रूव हार्मफुल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। अब हमारे कंट्री की बात करें कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के थ्रू जो इम्पोर्ट ड्यूटी, जो आयात जो ड्यूटी होती है, जो चीज़ की आयात होती है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की, उसके सामने हमारी जो आयात की कैपेसिटी वो बढ़ गई। अब हम अपने देश से ज़्यादा बाहर के एक्सपोर्ट, दैट मीन्स हमारे जो देश की जो कृषि की चीज़ें हैं उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इम्पोर्ट दैट मीन्स बाहर के देशों से जो एग्रीकल्चर की चीज़ें वो लाई जाती है। अब वैसी चीज़ अगर ज़्यादा आएगी तो हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, एज अ हार्मफुल इफेक्ट होगा कि हम अपने देश की चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाहर के देश की अगर चीज़ों का यूज़ करेंगे तो इससे हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द फार्मर आर withdrawing their investment from the agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. अब आपको बता दूं कि फार्मर्स जो होते हैं, अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्टूडेंट, कि मान लीजिए कि पुलिस का अगर लड़का हो तो वो पुलिस बनना चाहेगा। फार्मर्स की अगर बात करें, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा वो सोचेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बट फार्मर का बेटा कभी ये नहीं सोचता कि वो बड़ा होकर फार्मर बनेगा। ऐसा क्यों? ये जो माइंड में आप जो मैं बता रही हूँ इसको आप थोड़ा समझिएगा। आज के जो जनरेशन्स के जो लोग हैं उनके माइंड में एक चीज़ है, डेवलपमेंट। अब उनका विकास होना। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो अच्छी खासी कमाई करेगा,
अब अगर मैं बिजनेसमैन का बेटे की बात करूँ, बिजनेसमैन का बेटा अगर बिजनेसमैन बनता है तो वो अपने फादर से भी अच्छा बिजनेसमैन कर दैट मीन्स बिजनेस करेगा तो अच्छी कमाई करेगा। बट फार्मर को पता है कि फार्मिंग के अंदर कहीं भी डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं हो रही है। अब लोग फार्मिंग पे क्या कर रहे हैं, विड्रॉइंग कर रहे हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। अगर फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो खेती कम होगी। अब खेती कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कैसा होगा, कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमारे देश की जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, कम होगा। अब इतना होता है तो आज के टाइम पे जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं। रीज़न ये है कि खेती से कोई कमाई नहीं हो रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फार्मर्स को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है और जिसके वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि फार्मर्स के जो लिए गए लोन होती है, अगर मान लीजिए कि अगर मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंडेड है और उस साल बारिश ही नहीं हुई तो जो क्रॉप्स ग्रो होने वाले थे वो क्रॉप्स ही ग्रो नहीं हो गए तो फार्मर क्या हो जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा। अब ऐसे कर्जे में डूबा हुआ फार्मर अगर उसी टाइम पे उसने बैंक से अदर लोन दैट मीन्स अपने घर के फैसिलिटी दैट में अगर अपनी लड़की के लिए शादी के लिए अगर कोई लोन लिया है और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए कोई लोन लिया तो वो पे नहीं कर पा रहा है, उसको वहाँ से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, सुसाइड कमिटमेंट करेगा। और हमारे देश के अंदर लास्ट 10 ईयर से फार्मर के सुसाइड के केस इंक्रीज हो रहे हैं। रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको क्या नहीं मिल पा रहा है एज अ फैसिलिटीज़ जो एग्रीकल्चर की होती है वो नहीं मिल पा रही है, जो मिडल मैन होते हैं वो खाए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनकी जानकारी फार्मर तक नहीं पहुंच रही है, हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं उनका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों की डे बाय डे क्या हो जा रही है, उनकी संख्या जो जनसंख्या है वो कम हो जा रही है और वो सुसाइड कमिटमेंट कर देते हैं, या तो फार्मिंग छोड़ देते हैं, फार्मिंग को छोड़कर वो गांव से शहर की ओर आ जाते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर में या तो सर्विस सेक्टर में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। अब इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉय काम करता था वो अब इंडस्ट्री सेक्टर में या तो सर्विस सेक्टर में काम करेगा, जिसकी इफेक्ट इकोनॉमी में हमारे एग्रीकल्चर के जीडी पे भी, जो जीडीपी होता है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। अब इससे ये पता चलता है कि अगर ऐसे ही हमारे एग्रीकल्चर की जीडीपी की ग्रोथ रहेगी तो आने वाले टाइम पे जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम एंड डिक्लाइन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर एग्रीकल्चर पे कोई इफेक्ट होगी तो उसका इफेक्ट इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर से आता है और अगर एग्रीकल्चर पे कुछ कमी या तो कुछ इफेक्ट हुई तो वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री पे गिरेगा। अब सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो लोगों को जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो एग्रीकल्चर से मिलने वाली चीज़ें होती हैं वो कम हो जाएगी, तो वो भी सर्विस सेक्टर में कोई मतलब नहीं। अगर सर्विस सेक्टर में रहने वाला पर्सन को अगर वो खाना खाने को या तो उसको जो चीज़ एग्रीकल्चर से मिलती है वो नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। यहाँ पे ये तीन सेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होती हैं वो फार्मर तक पहुँचे, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी जैसे चांसेस जो होती हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे फार्मर्स को दी गई हैं और साथ ही साथ हमारा इंडिया करंटली टेक्निकली एग्रीकल्चर के मामले में कहाँ पे है अदर जो कंट्री है उनके कंपैरिजन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप सो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे न्यू टॉपिक के साथ।